हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर इन सब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है मामला, क्यों लगाया गया है प्रतिबंध, ये सब जानेंगे। पड़ोसी देश में 140 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। एक साल में जितनी बरसात होनी चाहिए थी वो 5 दिन में ही हो गई और तबाही सी स्थिति है। नया सेंसस आया है टाइगर सेंसस। उसमें ये बताया गया है कि भारत में बाघों की संख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ के हो गई है, अप्रैल की जो रिपोर्ट थी उससे भी ज़्यादा है, ये चर्चा करेंगे। और दुनिया भर में जो बाघ हैं उसका कितना प्रतिशत भारत में है और किस राज्य में कितने बाघ हैं, ये सब बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट इलाहाबाद उसने फैसला किया, उस पर भी चर्चा करेंगे और भी कई टॉपिक हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि एक डेट आप ध्यान रखना, 8 अगस्त सुबह 11 बजे हम लोग मैराथन वीडियो लेकर आ रहे हैं। जनवरी से लेकर 8 अगस्त तक के तमाम जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उन सब का मैराथन वीडियो। ठीक है, अच्छा पिछला जो हाफ ईयरली वीडियो था उसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा, ये देखें ना। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की किस एजेंसी ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर इन सब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यहाँ पर बैन शब्द नहीं कहेंगे, यहाँ क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है। तो आंसर होगा DGFT। ठीक है, न्यूज़ देख लीजिए आप। DGFT फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय। और ये केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है और विदेश व्यापार से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसी ने एक नोटिस जारी किया और कहा है कि 3 अगस्त से यानी तत्काल प्रभाव से इन सब चीज़ों के इंपोर्ट पर बैन नहीं लगाया जाता है। बैन शब्द नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इंपोर्ट को। ठीक है, और ख़ास तौर पे HSN 8471 एक कोड है, उसके तहत जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको। और ये फैसला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सरकार जो है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर काफ़ी जोर दे रही है और कोशिश ये है कि ये सब इंडिया में बने। ठीक है, कम से कम असेंबल तो इंडिया में हो। हालांकि यहाँ रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर स्पेशल लाइसेंस लेते हैं, सरकार से स्पेशल अनुमति लेते हैं, तो वो प्रतिबंधित जो चीज़ें हैं उसको आयात करने की छूट रहेगी। मतलब वहाँ से ला सकते हैं लेकिन स्पेशल परमिशन के तहत। कुछ और चीज़ भी है जिस पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप मंगवा रहे हैं विदेश से कोई आइटम, तो प्रति खेप 20 आइटम की छूट दी गई है। ठीक है, तो जिसका केवल खुद के लिए यूज़ हो सकता है और किसी को बेचने के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा वो ला सकते हैं। और यहाँ जो पूरा प्रतिबंध लगाया गया है वो केवल HSN 8471 ये जो कोड है उसके अंतर्गत जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर लगाया गया है। अब सवाल ये भी हो सकता है आपके मन में कि HSN कोड क्या है, एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये जो एक प्रणाली है जो दुनिया भर में वस्तुओं के लिए वर्गीकृत किया गया है, मतलब अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया गया है। तमाम तरह की वस्तुओं को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए सीधे तौर पर यहाँ ये जो प्रोडक्ट है इसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या सब है, उसमें ये सब है, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर्स, सर्वर, ये सब है। अच्छा, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अभी जुलाई 2023 में एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI, उसने अपनी रिपोर्ट जारी की और उसमें ये कहा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2022-23 के दौरान चीन से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट, सोलर सेल जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन सब का आयात घटा है। और वजह यही है कि PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट की, यानी उत्पादन से जुड़े हुए प्रोत्साहन, उसकी वजह से आयात घटा। तो अब चूँकि इन सब के जो इंपोर्ट है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है लिमिटेड तौर पर, तो उससे क्या होगा, भारत में ये चीज़ें बनने का दौर और तेज़ी से बढ़ेगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022, इंग्लिश में कहेंगे इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022।
उसके अनुसार देश में बाघ की औसत संख्या क्या है बताइए। आंसर होगा 3682। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। और ये है रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022। कब जारी हुआ है ये रिपोर्ट, कब जारी हुई? तो 29 जुलाई को जारी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के दौरान। किसने जारी किया? तो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो 2022 में औसत जो संख्या है वो बढ़कर अब हो गई है 3682। अच्छा, हर 4 साल पर 4 ईयर पर सेंसस होता है बाघों का। ओके, बाघों की गणना होती है। तो ये जो आंकड़ा देख रहे हैं ना, हर 4 साल पर। इससे पहले 2018 में 2967 था, उससे पहले 2014 में 2226 और 2006 में तो 1411 था। तो ये क्रमवार ये बढ़ता जा रहा है और वार्षिक वृद्धि बताई जा रही है कि करीब 6% के आसपास है। ओके, तो देश में हालांकि इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि देश में अगर बात होगी अधिकतम बाघ कितने हैं तो 3926 बाघ। लेकिन अगर औसत बात होगी, और हर जगह आपको न्यूज़ में भी जो मैंने दिखा दूँ यहाँ भी, ठीक है, तो इसी की चर्चा होगी। तो औसत बाघ की संख्या 3682 है। कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, अगर आप उनको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर पूरे होने के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की थी, और ये रिपोर्ट था स्टेटस ऑफ टाइगर 2022। उस वक्त सरकार ने ये कहा था कि भारत में कम से कम 3167 बाघ हैं। अब वो जो रिपोर्ट थी ना, वो कैमरा ट्रैप क्षेत्रों के आधार पर था। यानी कैमरा ट्रैप यानी पेड़ों के तने पर कैमरे लगाए होते हैं, और बाघ अगर वहाँ से मूवमेंट कर रहा है तो वो फ़ोटो खींच जाता है और ख़ास उसकी निशानी तय हो जाती है कि ये इस कैमरे से आया। और अगर वो बाघ दूसरे कैमरे के पास भी जाता है तो पता चल जाता है कि वो एक ही बाघ है। ठीक है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई ना जुलाई 2023 में, वो है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है कि कैमरा ट्रैप के साथ साथ जो गैर कैमरा ट्रैप्ड बाघ की उपस्थिति है, मतलब लोगों की नज़र में भी अगर कहीं बाघ है तो उसको भी काउंट किया गया है, उसको भी जोड़ा गया है। तो इससे बाघों का औसत संख्या बढ़कर हो गया 3682। ठीक है, तो 3682 हो गया यहाँ पर। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल आपके एग्जामिनेशन में कई तरीके से पूछा जा सकता है। सीधे पूछ दिया जाए कि भारत में कितने बाघ हैं, तो अब आपको चूँकि लेटेस्ट आंकड़ा है ये देना है। और अगर पूछे कि टाइगर जो स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 उसके अनुसार कितना है, तो उसके अनुसार ये होगा 3167। ठीक है, और ये सवाल आ गया है कि भाई इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 या सेंसस जो टाइगर सेंसस है उसके अनुसार कितनी आबादी है, तो 3682 ही लिखना है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, और कुछ बातें हाँ बता दूं आपको कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना वो भारत में कब शुरू हुआ था, ये भी कई बार सवाल एग्जामिनेशन में आता है। तो है 1973 में। ओके, भारत सरकार ने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। उद्देश्य ये था कि देश में बाघ की आबादी की सुरक्षा की जाए और जैव विविधता लाई जाए। ओके, डाइवर्सिटी लाई जाए, इको डाइवर्सिटी। ओके, और चूँकि अब बाघ की इतनी चर्चा हो रही है, इन आंकड़ों की बात हो रही है, तो आपको बताऊं कि अप्रैल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का ऐलान किया था। ठीक है, उसमें 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए ये अलायंस लॉन्च किया गया था। और इन 7 बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा ये सब शामिल हैं। और इस गठबंधन की सदस्यता 97 रेंज कंट्रीज़ के लिए खुली थी, जहाँ पर ये बिग कैट वहाँ प्राकृतिक जो आवास है वहाँ पर। ठीक है, और तमाम देशों को शामिल किया जा सकता है। और 5 साल की अवधि में एक महासभा और एक सचिवालय भी बनाने की योजना हुई थी। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी।
और केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है जिसकी ओर से ये रिपोर्ट जारी हुई है? तो है भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, जो भी कंटेंट है वो सब PDF में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। और एक मेंबरशिप प्लान है 1 ईयर का, बहुत मामूली सी रकम है। इसके ज़रिए आपको PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और भी कई तरीके के होते हैं। 1 लाइनर होता है, MCQ होता है, और MCQ विद डिटेल नोट्स के साथ होता है, और लिंक भी होता है वीडियो का। जो भी आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। साथ में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। और हाँ, ये मेंबरशिप लेते हैं तो आप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर विदाउट ऐड का ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो भी देख सकेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पर डिटेल दिया हुआ है और लिंक भी है कि कैसे मेंबरशिप लेना है, क्या क्या फ़ायदे हैं वहाँ पर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन होगा अगला। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार भारत दुनिया के कितने प्रतिशत बाघ की आबादी का घर है? ठीक है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अनुसार। तो आंसर होगा इसका 75%। दुनिया का 75% बाघ इंडिया में, भारत में, टाइगर। इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, आबादी? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। तो टॉप 5 जो स्टेट हैं उन सबको देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं। उसके बाद स्थान आता है कर्नाटक का 563, फिर स्थान आता है उत्तराखंड 560, और फिर महाराष्ट्र का 444। ये टॉप 5 स्टेट हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना आपके लिए ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, कई राज्यों में ना बाघों की संख्या घटी है। जैसे कहाँ घटी है? अरुणाचल प्रदेश, उसने अपने लगभग 70% बाघ खो दिए। 2018 में यहाँ पर 29 बाघ थे, टाइगर थे, और 2022 की जो सेंसस है उसके अनुसार सिर्फ 9 रह गया है। ओके, इसके बाद बात करेंगे ओडिशा की। तो वहाँ पर बाघों की संख्या 28 से घटकर 20 हो गई है, कम हो गया। झारखंड में 5 से घटकर 1 हो गया है। छत्तीसगढ़ में 19 से घटकर 17 बाघ रह गए हैं। तेलंगाना में 26 से घटकर 21 रह गए हैं। मिजोरम में 2006 में 6 था संख्या, और 2022 में 0 हो गया है, मतलब ख़त्म। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में 2006 में 10 बाघ थे, टाइगर थे, और 2022 में सिर्फ 2 रह गए हैं, संख्या 2 रह गई है। तो ये उत्तरी पश्चिमी बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के। पश्चिमी हिस्से की बात नहीं हो रही है, और वहाँ पर तो बंगाल टाइगर हैं, उसकी संख्या है। ओके, और नागालैंड में वहाँ अब कोई भी बाघ नहीं बचा है। महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें। ओके, और देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। इसमें यह भी बात कही गई है कि 53 जो टाइगर रिजर्व हैं तो उसमें से 35% पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पर, ताकि बाघों की संख्या बढ़ाई जा सके। और सवालों की प्रमुख जो टाइगर रिजर्व हैं उसमें कितने बाघ हैं? तो जैसे कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर 260 है। बांदीपुर यानी कर्नाटक में जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वहाँ पर 150। कर्नाटक में ही नागरहोल टाइगर रिजर्व, वहाँ पर 141 है। मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ है वहाँ 135 है। उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व, वहाँ पर 135 है। केरल और कर्नाटक की सीमा पर जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है वहाँ पर 114 है, 114 बाघ। मध्य प्रदेश के कान्हा में 105 है। असम के काजीरंगा में 104 है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, वहाँ पर 100 है बंगाल टाइगर। ओके, महाराष्ट्र के ताडोबा में 97 है। तमिलनाडु का है सत्यमंगलम, वहाँ पर 85 टाइगर हैं। और मध्य प्रदेश का ही पेंच, वहाँ पर 77 टाइगर है। तो ये जो है ना वो इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं आपके लिए। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 29 जुलाई को।
ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये पूरी रिपोर्ट जारी हुई थी, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला भी। भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी में तेज बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? आंसर का चीन। चीन की राजधानी बीजिंग में बहुत बुरे हालात हैं। बीजिंग मौसम विज्ञान ब्यूरो ने कहा है कि शहर में कब से कब तक बारिश हुई? 29 जुलाई से 2 अगस्त तक। ठीक है, 5 दिन जो बारिश हुई है वो 744.8 मिलीमीटर। क्यों इतनी बारिश हुई है? क्योंकि वहाँ पर टाइफून डोक्सुरी आया था। क्या है टाइफून डोक्सुरी? आप कहेंगे टाइफून क्या है? कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है बता दो। देखिए, जो तूफ़ान है ना, जो समुद्री तूफ़ान है, उसका साइक्लोन या कहीं चक्रवाती तूफ़ान है, उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे भारत में हम लोग साइक्लोन कहते हैं, जो बिपरजॉय आया था कुछ महीने पहले, लेकिन चीन में इसको टाइफून कहते हैं। ठीक है, तो टाइफून डोक्सुरी वहाँ पर पहुँचा और उसका असर था कि बीजिंग और उसके आसपास के इलाकों में, एक बार मैप के थ्रू भी देखते हैं, प्यारा भारत है और ये पड़ोसी हमारा चाइना, और उसकी राजधानी बीजिंग है, जो कि यहाँ पर है, इस जगह पर बीजिंग है। और वहाँ इतनी बारिश हुई कि पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। वहाँ पर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। बारिश ने सड़कें नष्ट कर दी हैं, बिजली, पीने का पानी, ये सब कुछ ठप हो चुका है। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि बीजिंग के आसपास जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके कारण कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और कई सारे लोग लापता हैं। और चीन जो है बहुत आश्चर्यचकित है, जो मेन उसकी सड़कें हैं वहाँ पर ये इस तरह के बोट ये चल रहे हैं वहाँ पर। ओके, बीजिंग में आमतौर पर इस वक्त शुष्क गर्मी होती है, लेकिन इस साल बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार 5 दिन में ही, और गर्मी भी रिकॉर्ड पड़ी है वहाँ पर। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, पड़ोसी देश है, और एनवायरनमेंट का जो असर है ना, वो किस तरीके से नुकसान पहुँचा रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। मतलब आप जो ग्लोबल वार्मिंग, अब तो ग्लोबल बॉयलिंग यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया है, तो ये सब उसी का असर है बहुत ज़्यादा। ओके, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, राजधानी बीजिंग, वहीं पर ये बुरा हाल हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश किस अदालत ने दिया? आंसर होगा पटना हाई कोर्ट। ठीक है, दरअसल पटना हाई कोर्ट ने ही मई में 4 मई को एक इंटरिम ऑर्डर दिया था, अंतरिम आदेश, और उसमें जाति सर्वेक्षण को या कहें जाति गणना को रोक लगा दी थी उस पर। लेकिन अब चूँकि कई सारी सुनवाई हुई और फिर अदालत ने कहा, हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में अभी, कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब फिर से ये सर्वेक्षण जो है शुरू हो जाएगा। बिहार की बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजधानी तो पटना है ही। अगला क्वेश्चन, बुक है, पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, तो उसकी लेखक का नाम बताएं, कौन है लेखक? आंसर होगा नीरजा चौधरी। ठीक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे न्यूज़ पेपर्स में वो सीनियर पोस्ट पर रह चुकी हैं। तो ये है बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, जिसमें बताया गया कि देश में प्रधानमंत्री जो हैं वो शासन कैसे करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं, उसके पास चुनौतियाँ क्या होती हैं। तमाम पिछले जो प्रधानमंत्री हैं उन सब पर ये बहुत सारे इंटरव्यू, आर्टिकल्स, उन सबको इकट्ठा करके ये बुक तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के किस विवादित धार्मिक स्थल में मॉडर्न तकनीक से अंडरग्राउंड सर्वे का आदेश दिया है? आंसर होगा ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है, तो ये 3 अगस्त को ही ऑर्डर आया है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है ASI को, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, कि मॉडर्न टेक्निक से, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार भी शामिल है, उससे ये पता लगाने की कोशिश हो कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद जिस ढांचे पर खड़ी है उसके नीचे कोई दूसरा धार्मिक स्थल तो नहीं था। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, उनकी एक एकल पीठ थी, सिंगल बेंच था, और उसने कहा,
उन्होंने कहा कि न्याय के लिए ये सर्वे ज़रूरी है और शर्तें भी लगाई हैं इसमें, ये कि जो भी सर्वे होगा उसके लिए खुदाई नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा खोद दिया जाए पूरा। और जो मॉडर्न टेक्निक है जिससे रडार सिस्टम है उससे ही पता चल जाता है कि अंदर क्या स्थिति है, वो उस रडार से ये सर्वे हो। क्या है विवाद? दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद, उसको लेकर हिंदू पक्ष ने वो अदालत में गए थे और उस हिंदू पक्ष की अपील पर जुलाई 2023 में बनारस के जिला जज ने आदेश दिया था कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए। तो इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँच गया था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि अगर खुदाई का काम होता है सर्वे के लिए तो फिर ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। और साथ में ये हवाला दिया कि पूरे परिसर में ये आदेश लागू नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर वज़ू खाना है, जिस पर हिंदू पक्ष का क्लेम है कि वहाँ एक स्ट्रक्चर है जो कि शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फव्वारे पर या कहें जो स्ट्रक्चर है उस पर वजू खाना पर सील करवा दिया था, और फिर मुस्लिम पक्ष का कहना था चूँकि वहाँ सील है इसलिए न कराया जाए। लेकिन ये हुआ कि ASI जो है ना वो बिना खुदाई किए हुए वहाँ पर सर्वे करें रडार सिस्टम से। ठीक है, तो ये हुआ एक विवादित मामला है, एक फैसला आया है। अब ये भी हो सकता है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाए या फिर वहाँ पर सर्वे भी हो सकता है। अब आगे देखना होगा क्या होता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और हाँ, 8 अगस्त की सुबह 11 बजे देखना मत भूलना आप करंट अफेयर्स। पूरे मैराथन चलेगा जनवरी से लेकर अगस्त 8 तक का। ओके, बाय।